नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट, सीटेट, यूपीटेट और ऑल एग्ज़ाम जिनमें कि हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण के हम आज 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मित्रों। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखते हैं कि जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है। ये मित्रों वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हाल में रीट में न्यू टॉपिक जुड़ा हुआ है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो ना, उसे क्या कहते हैं मित्रों? कुलीन, आर्य, सर्वज्ञ या बहुज्ञ। तो यहाँ पे एक नहीं, आपको 4 नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको बता दूं, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो मित्रों ना, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उस शख्स को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं मित्रों कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन। बात करूं मित्रों आर्य की, तो आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ गुणों से भरपूर होता है, श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण होता है। श्रेष्ठ गुण जिसमें होते हैं उसे कहते हैं मित्रों आर्य। सर्वज्ञ यानी कि सर्व प्लस अज्ञ। सर्व यानी सब कुछ, सर्व यानी सब कुछ प्लस अज्ञ, अज्ञ यानी जानने वाला। तो सर्वज्ञ का अर्थ हो गया सब कुछ जानने वाला, और सर्वज्ञ का विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस अज्ञ। बहुज्ञ, बहु प्लस अज्ञ यानी कि बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों आपके पहले प्रश्न में विकल्प नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों कि अध्ययन शब्द में कौन सी संधि है। शब्द क्या है मित्रों? अध्ययन। अध्ययन शब्द है जिसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो देखिए मित्रों, अध्ययन का पहले हमें संधि विच्छेद करना होगा। तो अध्ययन के जब टुकड़े करेंगे मित्रों तो अधि प्लस अयन हो जाएगा, अधि प्लस अयन हो जाएगा। अब देखिए इस अधि में छोटी इकारांत है, ठीक है, और इधर क्या है? अ है, यानी कि ये ए क्या है? ये असमान स्वर है। यानी कह रखा है कि ई या ई के बाद में यदि असमान स्वर आए, असमान यानी कि वापस ई या ई नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आ सकता है ना, तो उसका क्या होगा? उसका होगा मित्रों ये, ठीक है, ये बनेगा। और अगर बात की जाए ऊ या फिर ऊ के बाद असमान स्वर आए तो उसका बनेगा मित्रों व। ठीक है, ये होती है मित्रों यण संधि। क्या होती है? यण संधि में ऐसा कहा गया। एक चीज और यण संधि की ट्रिक है, सामान्य सी ट्रिक है कि जहां पे संधि बनेगी, अब यहाँ पे देखिए दी और ए यानी ध्ये, ध्ये में संधि बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें जो ये आएगा और वे आएगा, ये और वे ना एक और अयोध्या संधि में भी आते हैं, लेकिन यण संधि की पहचान है ये और वे से पहले, ठीक तुरंत ठीक पहले आधा शब्द आएगा कोई भी ना। तो देखिए यहाँ पे अध्ययन में ये के पहले आधा ध्येय आ रखा है ना, आधा ध्येय आ रखा है ये के पहले, ये यण संधि की पहचान होती है। ठीक है, अयादि संधि में ये के आगे जो भी होता है वो पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 2 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है संज्ञा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है। संज्ञा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है? देखिए धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन रहती है। धातु का बोध कराने वाली, धातु सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, पीतल, लोहा, ये सारी धातु है मित्रों ना। इनका बोध कराने वाली कौन सी, इनमें कौन सी संज्ञा है? पहली चीज तो ये इनमें है जातिवाचक, और जातिवाचक में भी आपको बता दूं इनमें आ जाएगा द्रव्यवाचक। जातिवाचक में भी इनमें द्रव्यवाचक हो जाएगी मित्रों धातुओं में। ठीक है, ये हमेशा एक वचन रहती है, बिल्कुल सही कथन है, ये हमेशा ही एक वचन रहती है। धातु जिनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है, ये हमेशा एक वचन रहती है, कथन सही है। अगला कथन चलते हैं तीसरे कथन पे कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन, भाववाचक संज्ञा है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो ये कथन भी मित्रों सही है कि जो भाववाचक संज्ञा जैसे कि मित्रता, नम्रता, यौवन, मिठास, बचपन, सारी जो भी ये शब्द है भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द बनते हैं वो सदैव हमेशा
एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सही है कथन मित्रों। चौथा कथन है पानी, दूध, आग, ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी कथन सही है। दूध, आग, पानी, हवा, वर्षा, ये सारे शब्द क्या है मित्रों, ये एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जनता, जनता भी एक वचन का ही है, हवा भी, वर्षा भी है। लेकिन मित्रों कथन यहाँ पे दो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए दर्शन, भाग्य, प्राण, ये शब्द सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में नहीं होते, ये सदैव बहुवचन में होते हैं मित्रों, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, भाग्य, प्राण, हस्ताक्षर, होंठ, दर्शन, आंसू, बाल, है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या है मित्रों, ये बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, जहां पे विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कोणतेही शब्द में प्रत्यय है, कोणतेही शब्द में प्रत्यय कौन सा मित्रों, ने, ये, ए या नए, ये है मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर कोई बालक इसे नहीं कर सकेगा ना। कोणतेही बनेगा मित्रों कुंती शब्द से, कुंती प्लस ए, कुंती धन ए, यहाँ पे ए ही पड़ती है, कुंती मूल शब्द है, तब जाके क्या बनेगा, कुंती, है ना, कुंते ही बनेगा, कुंती ए मत कर देना, कुंती प्लस ए क्या बनेगा मित्रों, कुंते ही बनेगा। इसी प्रकार आग्नेय, अग्नि प्लस ए, भ्रात्रेय, आंजनेय, अंजनी प्लस ए, पाथेय, राधेय, ये सारे शब्द है ना, इनमें ए प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बच्चा माता पिता से सीखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा क्या करता है, माता पिता से सीखता है, तो वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान या संबंध। पहली चीज तो यहाँ पे विभक्ति आ रही है, बिल्कुल आ रही है, से विभक्ति है। से विभक्ति किस में आती है? विकल्प नंबर 1 अपादान और करण 2 में आती है ना। संप्रदान में को या अकेले आता है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नहीं आती। इनको तो हटा दो, सीधी सी बात है। अब दो आएंगे तो दो में देखिए करण कारक होता है, इसमें मतलब कोई भी चीज होती है ना, ज्यादा ध्यान रखिए, माध्यम और यह साधन कहे जाएगा, वो होती है कोई वस्तु, ये याद रखिए, इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं। माध्यम या साधन कोई वस्तु होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें करण कारक आ गए। आप कह दो कि बच्चा माता पिता सीखता है, तो माता पिता यहाँ पे साधन हो जाएगा, है ना, नहीं, माता पिता व्यक्ति है। यहाँ मैंने कहा वस्तु से, कि राम चाकू से फल काटता है वह, और वहाँ से के अलावा द्वारा भी आएगा ना। एक बार मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न है हिंदी व्याकरण में द्वारा, कि प्रतीक हवाई जहाज के द्वारा गया, है ना, तो द्वारा में भी और से में भी क्या आएंगे, करण कारक। नहीं, द्वारा मतलब वो हवाई जहाज वस्तु है, साधन हो गया वो जाने का। यहाँ आएगा मित्रों अपादान कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी मूल क्या चीज है, इसकी यह चीज है कि किसी से भी सीखने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में हमेशा कौन सा कारक प्रयुक्त होता है मित्रों? अपादान कारक। तो बच्चा माता पिता सीखता है, शिष्य गुरु से सीखता है, सीखने की शुरुआत में। डर के अलावा ऐसा नहीं कि केवल डर के अर्थ में अपादान होता है, डर के अर्थ में होता है, लज्जा के अर्थ में होता है, सीखने में होता है, किसी काम की शुरुआत में होता है अपादान कारक, घृणा के भाव में भी अपादान कारक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 सही है। देखते हैं अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है मित्रों? वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है, और शब्द क्या है मित्रों? नाजायज संतान। शब्द दे रखा है नाजायज संतान, का अर्थ क्या होता है? एक शब्द सुनिए, ओरस, दत्तक, जारज या सहोदर। ये तो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो नाजायज संतान नाम देख लोगे, ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 4 वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आप जानोगे। ओरस, दत्तक, जारज या सहोदर। तो आपको बता दूं, जो नाजायज संतान होती है उसे तो कहते हैं मित्रों जारज। क्या कहते हैं? जारज। जारज यानी कि नाजायज संतान। लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त होगा? ये मुख्यतः पत्नी के लिए, यानी कोई ऐसी पत्नी जिसकी एक ऐसी संतान है जो किसी और पुरुष से उत्पन्न हुई है, उसे कहते हैं जारज, तो वो नाजायज संतान आ गई।
सहोदर होता है एक ही माँ से उत्पन्न भाई, एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर, और एक ही माँ से उत्पन्न जो बहन होती है उसे कहते हैं मित्रों सहोदरा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दत्तक की बात करूं, दत्तक कहते हैं मित्रों गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र यानी गोद ली हुई संतान, ये क्या कहलाता है मित्रों दत्तक। ठीक है, यहाँ आ गया ओरस। ओरस होता है जिस आदमी की जो विवाहिता पत्नी है उससे उत्पन्न संतान, ये आदमी के लिए है। ठीक है, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान कहलाती है ओरस। ज़्यादातर यही होते हैं ना, ओरस ही होते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। वाक्य के घटक होते हैं। अच्छा प्रश्न है, आप कहोगे तो ये तो आसान सा प्रश्न, तो आसान सा प्रश्न है तो यही लेवल है रीट सीटेट यूपीटेट का ना, तो यही इस प्रश्न आएंगे मित्रों। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्तव्य क्रिया, कर्म व क्रिया या कर्म विशेषण। तो आपको पता होगा कि उद्देश्य और विधेय है ये मित्रों वाक्य के घटक होते हैं। लेकिन उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है ये थोड़ी ना पता आपको। वाक्य यानी कि शब्दों का सार्थक समूह हो जाएगा। उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएंगे और विधेय के अंतर्गत क्या आएंगे? उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे एक तो कर्ता और एक कर्ता का विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार आएगा। लेकिन विधेय के अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत कर्म आएगी, कर्म का विस्तार आएगा, क्रिया और क्रिया का विस्तार आएगा। उद्देश्य में केवल कर्ता और कर्ता का विस्तार रहता है, याद रखना। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए ये प्रश्न लाया। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 सही है ना। इसी प्रश्न को वापस घुमा के पूछ ले तो मैंने उत्तर इसका बता दिया है। ठीक है, कि उद्देश्य में क्या रहता है, विधेय में क्या रहता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, जिसमें कर्म नहीं है ऐसी क्रिया किस वाक्य में है, कौन से ना? राम पत्र लिखता, तो यहाँ तो पत्र कर्म आ गया। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो यहाँ पे मैं तो करता हो गया, बालक कर्म हो गया। मदन गोपाल को सरा, तो यहाँ गोपाल कर्म आ गया। इन तीनों में तो क्रम है। गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, इसका क्या और वाक्य बन सकता? बना लो, जैसे राम गेहूं को पिसता है, राम गेहूं को पिसता है या राम गेहूं पीस रहा है ना, ये बन गया ना। अब देखिए यहाँ पे राम करता है, ठीक है, और गेहूं क्या हो जाएंगे? गेहूं कर्म है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी गेहूं क्या है मित्रों? कर्म है, ये करता नहीं। आप सोचोगे कि ये करता है, नहीं, गेहूं कर्म है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 8 है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा लोकोक्ति, जैसे एक एक प्रश्न हर वीडियो में। समुद्र मंथन करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठिन परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। तो देखिए मित्रों, समुद्र मंथन करना जो ये मुहावरा है ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपके? कठिन परिश्रम करना, है ना। बाकी के विकल्प हटा दो। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 9 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10, जस दुल्हा तस बनी बराता, ये तस है मित्रों, ठीक है, तस कि जस दुल्हा, जैसा दुल्हा, तस बनी बराता, वैसी ही बरात बन गई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है मित्रों? सभी साथी एक जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल ये जरूर नहीं है, बेढंगा बिना ढंग का नहीं। यहाँ तो एक जैसे बताइए, जैसे दूल्हा वैसे ही बारात, और यहाँ संगठन से कार्य सिद्ध नहीं। यहाँ होंगे कि सभी साथी एक ही जैसे, जैसे दूल्हा वैसी बारात है, यानी सभी साथी एक ही जैसे हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 10 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें के लिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन पूछा है मित्रों निम्नलिखित में से, है ना। आंसू, वर्षा, हाथी या बारात। तो देखिए बारात तो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम बनेगा वर यात्रा, अच्छी तरह समझेंगे। हाथी तद्भव है, इसका बनेगा तत्सम हस्ती। आंसू भी तद्भव है और इसका बनेगा मित्रों अश्रु, ठीक है, ये तो तत्सम हो गए। ये अश्रु क्या है? इसका आंसू का तत्सम, यानी आंसू तद्भव है।
हाथी तद्भव है जिसका हस्ती क्या है मित्रों, तत्सम है। और 12 तद्भव है जिसका वरी यात्रा क्या है, तत्सम है। तो एक ही विकल्प बचा है, वो कौन सा है मित्रों, वर्षा। यानी कि सीधा सा है, लेकिन देखो जिसका पढ़ा हुआ है ना वही ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्दों को, हिंदी को तो बता दूं मैं, पर्यायवाची विलोम जितने भी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अभ्यास करो ना, यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं। वर्षा, वर्षा शब्द मित्रों तत्सम है। और यहाँ पूछा है कि तत्सम का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए ना, तो वर्षा तत्सम है। और वर्षा का तद्भव क्या होगा, ये आज का आपका कमेंट करना है, ठीक है। ये आज का आपके लिए प्रश्न है कि वर्षा का तद्भव क्या होगा। अगर आपकी तैयारी है तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर करोगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 12वां है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं मित्रों। व्यंजन देखिए उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनमें पूछा है तालु से, तालव्य यानी जो तालु से बोले जाने वाले होते हैं, जिनका उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, 4 वर्ग तो आ रखे हैं के से लेकर पे। देखिए के वर्ग से लेकर पे तक टोटल होते हैं 25 व्यंजन होते हैं, जिन्हें बोला जाता है मित्रों स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 है, ठीक है। के से पे वर्ग 5 × 5 बराबर 25 होंगे ना। यहाँ 4 वर्ग आ रखा है, पहला वर्ग कौन सा है वो नहीं आ रखा, वो है के वर्ग, ठीक है। इस के को बता दूं किससे बोला जाता है, कंठ से, यानी कंठे बोला जाता है इसको, कि अकुहु विसर्जनिया नाम कंठे। सुन लेना, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठे। दूसरा आता है च वर्ग, च छ जे जे, इसे बोलते हैं इचु यसानाम तालव्य वन, इचु यसानाम तालव्य, यानी कि यही तालव्य व्यंजन है। ई भी बोला जाता है, इससे से बोला जाता है, च छ जे जे ना, ये भी बोला जाता है इचु यसानाम तालव्य। टेठ डेडे की बात करूं तो ये हो जाएंगे मूर्धन्य, क्योंकि ये मुर्दा से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मुर्दा, री टे वर्ग ना, री ऋषि वाला, ऋतु रसाणाम मुर्दा। तैथ देदे की बात करूं, इनको कहेंगे मित्रों दंत्य, दांत से बोले जाते हैं, कि लरितु लसानाम दंते, लरी भी आता है इसमें, लरितु लसानाम दंते। पेफे बेबे की बात करूं तो आ जाएगा उपोदमानिया ओष्ठो, यानी कि ये ओष्ठ से, होठ से बोले जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13वें के लिए। निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जनों के ये प्रश्न गलत होने वाला है। निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द पूछा है, खान, ईर्ष्या, दाम्पत्य या घमंड। तो देखिए मित्रों आपको बता दूं मैं, खान शब्द ये है संज्ञा, क्या है, संज्ञा। खान शब्द संज्ञा है, ईर्ष्या शब्द भी मित्रों संज्ञा है, और घमंड भी बता दूं आपको संज्ञा है। खान से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मित्रों खनिज, क्या बनेगा, खनिज। ईर्ष्या संज्ञा शब्द है, इससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मित्रों ईर्ष्यालु, क्या बनेगा, ईर्ष्यालु। और घमंड शब्द संज्ञा है, इससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मित्रों घमंडी। एक विकल्प बचा है, वो है मित्रों दाम्पत्य, क्या, दाम्पत्य। दाम्पत्य ये शब्द विशेषण है, हमें पूछा भी क्या है, विशेषण। ये शब्द विशेषण है, और ये किस संज्ञा शब्द से बना है, ये बना है दंपति, ये दंपति संज्ञा है, यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 13वां है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वें के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, किस विकल्प में विलोम उचित नहीं है, घुमाया प्रश्न, विलोम उचित नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे अनुचित, था ना। ऐसे ही क्या है कि उस परीक्षा में जब बैठते हैं तो उस माहौल में गड़बड़ जाते हैं, उचित या उचित नहीं, क्या हो गया, अरे यार मैंने सोचा उचित कौन सा ना। तो देखिए उचित नहीं है मतलब सीधी सी बात है, अनुचित है, कौन सा गलत है ये पूछ रहे हैं। देखिए आवास एक निश्चित स्थान पर है ना, और प्रवास, प्रवास जो बाहर रहता है ना। अब बाहर कोई देखो निश्चित स्थान नहीं होता, ठीक है। तो ये तो विलोम है, आवास का प्रवास। अनुरक्त किसी एक ही चीज में लिप्त रहना, विशेषतः जैसे प्रेम में लिप्त, अनुरक्त हो गया। विरक्त जैसे कि सन्यासी बोलते हैं, है ना। सांसारिक
जगत से छुटकारा। अल्प प्राण महाप्राण जानते हो, ये भी विकल्प है। लेकिन मित्रों दुर्लभ का अलभ नहीं होगा, दुर्लभ जो कठिनता से प्राप्त हो, दुर्लभ का हो जाएगा मित्रों सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो, अलभ या सलभ कुछ नहीं, ठीक है। ये इसका हमने संशोधन कर दिया। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14 है वह विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के लिए। प्रश्न संख्या 15 आज का अंतिम प्रश्न है, गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा। अच्छा प्रश्न है, गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा मित्रों? गुड़िया, गुड़िया, गुड़ियाएँ या गुड़ियों? गुड़ियों भी नहीं होगा, गुड़ियाएँ भी नहीं होगा, गुड़िया ये तो एज इट इज आ रहेगा ना इसका, ये भी नहीं होगा। इसका सही हो जाएगा मित्रों गुड़िया, गुड़िया है ना, गुड़िया का गुड़िया। कैसे कि कह रखा है कि जिन शब्दों के अंत में या है, स्त्रीलिंग में या है, उनका जब एक वचन है ना, जब उनका हम बहुवचन बनाएंगे तो उन्हीं या के पीछे, जो या है उसी या के पीछे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे। बस इतनी सी चीज कही गई है ना, चंद्र बिंदु का प्रयोग, इतनी सी चीज कही गई ऊपर वाली। जैसे गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, बिटिया का बिटिया हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, लुटिया का लुटिया हो जाएगा, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 15 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।